Hello everyone, Namaste, welcome to Anjan Kalash IAS and welcome to the first session of this new course, which is the comprehensive course on physical and Indian geography. I'm so happy that finally we are starting with this course. There is a lot to discuss in a very different way, which I can personally tell because of the experience that I have, not just as a faculty but also as a student, that many things which are not available either in the online sphere or the offline sphere. तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आई हैव कम अप विद दिस कोर्स और मैं यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही बारीक चीज़ें बताने जाऊँगी. सो यू नो इनिशियली व्हेन एवर आई स्टार्ट अ कोर्स आई ट्राई एंड डू थिंग्स विथ अ बैकग्राउंड. ठीक है, जो भी किताबें हम कर रहे हैं या फिर जो भी कंटेंट हम कर रहे हैं, आई ट्राई कि उसका एक पीछे का आपको बैकग्राउंड मिले. नो व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर दिस कोर्स, सो आई इनिशियली थॉट दैट आई वुड जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक. सो देयर आर बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी which needs to be discussed initially, and I even prepared the whole content for that. But then I realized that there were many things which had been in the paper earlier, prelims keh lo, mains keh lo, and if somebody is a beginner, because I know the subject, so I am seeing it very differently, but considering it from the point of a beginner, I realize that आपको और कुछ मुझे बेसिक बताना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है before we actually start with the topic. And now that you are a part of this course, आई होप आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे इनिशियल फ्यू लेक्चर्स में, जहाँ हम सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से समझेंगे, बिकॉज दिस कोर्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट द प्रीलिम्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस कुछ फैक्ट्स पढ़ें और हमें वहाँ क्वेश्चन MCQ करना है, टेस्ट देना, ये है ही नहीं इस कोर्स के बारे में. सो आप देखोगे कि इसमें बहुत से फीचर्स हैं, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें हम प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को लेकर के साथ चल रहे हैं. सो आई हैव टू कीप दैट होलिस्टिक अप्रोच इन माइंड. ठीक है. So what am I planning to discuss in this lesson number 1? This lesson is going to be about the PYQs and the syllabus discussion in very detail. I'll just show you. आप ऐसा मत समझना कि ये जो बाकी जगह available हैं उनका कोई relation है यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं. You'll see the originality. This is your GS main syllabus, ठीक है, for paper 1. And ये हम normal तरीके से नहीं करेंगे. क्यों? Because if I show you the PYQs and if you are a beginner, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. You will just not understand anything because even anybody as a beginner would not understand anything. So आपकी बात नहीं है, ये मेरी भी equally बात होती है if I would have been a beginner and when I was a beginner. तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि अगर हम बिल्कुल ज़ीरो के स्टेज पर हैं, if we are here, how quickly but still not just going ahead of everyone. ठीक है, quickly in the sense कि हम बहुत slow नहीं चलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बस for the sake of doing एक formality के लिए काम करेंगे. सो क्विकली विल रीच टू अ पॉइंट जहाँ हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे, बहुत बारीकी से समझ पाएंगे, ताकि नाउ दैट वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब जब टॉपिक्स करेंगे और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमको माइंड में ऑलरेडी पहले से पता हो कि किस पॉइंट से क्या रेलिवेंट चीज़ें निकालनी है, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना है. तो हम शुरू करते हैं. बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगी नहीं इस चीज़ को लेके. अच्छा, अब देखो मेंस एग्जाम में द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि मैम हम द सेम एक्सरसाइज विल रिपीट फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो, बट उसको थोड़ा बाद में करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द मेंस एग्जामिनेशन विच गिव्स यू अ रैंक. बहुत क्लियर ले लो, नंबर यहीं से आते हैं, प्रीलिम्स का कोई नंबर ऐड नहीं होता. ऑल्दो द टफेस्ट पार्ट इज़ टू क्लियर द प्रीलिम्स, लेकिन उसका नंबर ऐड नहीं होता. हम फोकस थोड़ा इस पर करेंगे बिकॉज हम अगस्त में शुरू कर रहे हैं. ठीक है, एंड दिस इज 15th of August, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन. However, about the things that are going around, I'm not really sure if we are really having any kind of independence and do we really need to be happy about it. So थोड़ा debatable है, but उस पर कभी और बात करेंगे. So we start in August and mid of August, and therefore I think that important is to first focus on the mains part of it, then we'll move to the prelims part of it. अब mains में कितने साल का करना है? So 2013 में the syllabus got changed. ठीक है, आपका जो करेंट पैटर्न है ऑफ द GS पेपर्स एंड एवरीथिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013. तो 2013 से अभी तक 2023 के पेपर्स आर अवेलेबल विथ अस. 2024 का मेंस इज़ इन द नेक्स्ट मंथ सितंबर. ठीक है, तो आपको उसका भी पेपर मिल जाएगा. तो इतने साल का हमें ऑलरेडी करना है इफ़ वी आर टारगेटिंग 2025 और 2026. ये तो ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जब हम 2013 से शुरू करेंगे तो इनिशियल फ्यू ईयर्स को देखने के जगह इट वुड ऑलवेज बी बेटर इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द बैकवर्ड्स. ठीक है, मतलब आप 2023 बैक से जाओ, अभी 24 अवेलेबल नहीं है. सो इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ द करेंट पेपर. ठीक है, तो हम पहले यहाँ से करेंगे.
अब मेंस पेपर का अप्रोच बहुत लंबा होने वाला है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 2024 से बैक में जा करके करीबन 2020 कह लो या 2029 कह लो, ठीक है। पहले हम इतने सालों के पेपर को समझते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो, एंड देन अनदर वीडियो वुड बी ऑन द अनदर सेगमेंट, और फिर उसी तरह प्रीलिम्स को करेंगे। तो इनिशियल फ्यू वीडियोस आई एम गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज विथ यू। डू नॉट ट्राई टू डायरेक्टली जंप ऑन कि मैम टॉपिक पढ़ाना शुरू करो, हमें वो एक क्रेविंग सी होती है ना, वो एक मन सा करता है कि यार बस पढ़ा दो, पर वो पढ़ के ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग हैं बैठे हुए सब कोई, एंड आप चाहो तो देख सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि आप उससे क्वेश्चन आंसर फाइनली कर पा रहे, एक तो समझ कितनी पा रहे हो, याद कितनी रख पा रहे हो, एंड देन हाउ मच यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए दिस इज़ हाउ आई हैव डिज़ाइंड इट। So this is your GS1 syllabus, which I have already shown you in the introductory video. If you have not seen it, please do check the introductory video of the comprehensive course. So this is your civil services mains paper GS1 geography portion. GS1 includes your culture, ठीक है, मतलब art and culture, history में बहुत कुछ है, then geography and then society. So we are only focusing on the geography part. We'll come to the syllabus part later because I have already read that out to you in the introduction video. अभी हम एक एक करके जो syllabus mapping करेंगे उससे हम इसको associate करेंगे। अब ये देखो, मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ओरिजिनल पेपर्स उठाए हैं फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट। मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा है, कुछ कट नहीं करा है, कोई अभी तक एनोटेशन नहीं है। I have not cropped the questions and showing you only the geography questions listed under a particular topic. Usually आपको वो compilation market में मिल जाती है, ठीक है, it's very easy that way. But कोई भी चीज़ जो आसान है ना, that path is never worth taking, ठीक है। वो आपको एंड में रिजल्ट तो नहीं देगी, ये आप लिखवा लो। बहुत कम लोग होते होंगे, 1-2% जिनके लिए वो लक फेवर कर जाता होगा, बट अदरवाइज पीपल आर सपोज टू डू दैट हार्ड वर्क to get that exercise done by themselves, and the role of the teacher is not to provide it ready made but to guide the students to that. वो हम इस क्लास में करेंगे। तो आप अपने पेन पेपर लेके बैठो, ऑल्दो आपको ये PDF जो अभी मैं एनोटेट करूँगी, इसमें जो भी लिखूंगी, वट एवर आई राइट, आई बी प्रोवाइडिंग यू, बट आई रियली रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड हैव योर पेन एंड पेपर रेडी। एटलीस्ट जो भी मैं बोल रही हूँ जस्ट स्क्रिबलिंग इट डाउन, ठीक है। इसमें कोई नोट्स नहीं बनाना है इनिशियल लेक्चर्स में। जब प्रॉपर टॉपिक विल कवर देन यू हैव टू मेक द नोट्स, ठीक है। बट अभी के लिए जस्ट कीप स्क्रिबलिंग। अब एक और चीज़ सुनो, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द फुल पेपर। फुल पेपर मैंने क्यों लिया है, बिकॉज when you are writing any GS paper, like this is GS1, you have the other segments also as I told you. So there are a set number of questions, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, but usually a set number of questions coming from each segment, which each of them carries a particular type of a mark. Like कोई 10 नंबर का होगा, कोई 15 नंबर का होगा, तो किसी में 150 वर्ड्स लिखने हैं, किसी में 250 वर्ड्स लिखने हैं। How many total questions are there? How many questions from culture? How many questions from history? Within that, world history, post-independence, modern. Then how many questions from geography? What kind of questions in geography? How many questions from society? अब अगर क्या होगा, इफ़ आई जस्ट शो यू द ज्योग्राफी क्वेश्चंस, लेट्स से मैंने कुछ क्रॉप करके आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन दिखा दिया या हिस्ट्री क्वेश्चन दिखा दिया, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द फुल पेपर, बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम। ये देखो, ये जो पेपर है ये 3 घंटे का है, 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इज 250। सो एज अ बिगिनर आई एम प्रिटी श्योर मेनी ऑफ यू विल नॉट इवन अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट। अब क्या हो जाएगा, अभी हम मान लो 5 से 6 साल का पेपर डिस्कस करते हैं, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोसेस ऑफ इट ऑल्सो। आपको वो पूरा पैटर्न प्रोसेस सब समझ आ जाएगा शुरू में ही। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना है, ये नहीं सोचना है कि मैम हम बिगनर है तो हमको आप क्वेश्चन दिखा रहे हो, हम क्या ही कर पाएंगे। बस वट एवर आई एम टेलिंग, इफ़ यू जस्ट अलाउ मी टू डू दैट, एंड इफ़ यू जस्ट अलाउ टू स्टे विथ मी, टू बी पेशेंट विथ मी एंड अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू शो यू, आप कर ले जाओगे, ठीक है। ट्रस्ट ऑन दैट। अब एक चीज़ देखो, जल्दी से पहले तो हम पेपर का इंस्ट्रक्शन समझते हैं ये मेंस पेपर होता कैसा है, ठीक है। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको मैं जो अभी करवाने वाली हूँ वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सरसाइज, एंड आई कैन गारंटी नो बडी इन द मार्केट इज डूइंग दैट। बस थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द टाइम इज 3 आवर्स, 250 मार्क्स टोटल, एंड इट इज़ मेंस पेपर। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रीलिम्स में आपके सामने जैसे आंसर्स हैं, यहाँ पे यू डू नॉट हैव द आंसर, यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ, एंड देन यू हैव टू क्रिएट आंसर्स ऑन द स्पॉट, बिकॉज क्वेश्चंस पहले से तो आपको पता नहीं होंगे, एंड देन इट हैज़ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, सो इट हैज़ टू हैव द इंटरलिंकेजेस ऑल्सो, विच इज समथिंग आई विल बी शोइंग यू इन दिस पेपर। आपको इसी के में से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के अंदर इतने इंटरलिंकेजेस के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे दैट यू वुड बी अमेज दैट एक्चुअली ये चीज़ें आपको पहले कोई क्यों नहीं बता रहा है, ठीक है। थोड़ा हिम्मत,
फिर से रखेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तो ऑप्शनल क्वेश्चंस है नहीं यहाँ पे कि 5 में से 3 कर लेना और 8 में से 4 कर लेना। नो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। देन चलो मीडियम और ये सब इंस्ट्रक्शन अभी के लिए डजंट मैटर। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आर ऑफ 10 मार्क्स ईच एंड यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स। और यूपीएससी में जो आपको आंसर शीट मिलती है वो फिक्स्ड होती है, उसमें स्पेस फिक्स्ड होता है। सो उसमें बाउंड्री होती है, दैट ऑल्सो आई शो इन सम अदर क्लास। उसमें चारों तरफ से बाउंड्री होती है, द स्पेस इज गिवन टू यू एंड फॉर 150 मार्क्स यू गेट 2 पेपर्स, मतलब 2 साइड्स, सिंगल पेपर 2 साइड्स, ठीक है। एंड 250 के लिए 3 साइड्स यू गेट, ठीक है। सो 1.5 पेपर, बेसिकली 3 sides of it. So you need to be very particular about your time management, quickly switching your mind between how the history, geography, society questions are being interchanged, that I'll just show you, ठीक है। So word limit आपको ध्यान रखना है, time management आपको ध्यान रखना है, the marks indicated like 10 marks है या 15 है, that you have to keep in mind. Fine, I think everything is okay. चलो अब आगे बढ़ते हैं। Whatever questions I've not highlighted are either from history or सोसाइटी, ठीक है। तो अभी वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ज्योग्राफी पार्ट ऑफ इट, बट आप खुद ही देख लेना कि इफ़ आई एम डिस्कसिंग अ 3rd नंबर क्वेश्चन, आप समझ लो कि इसका मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो ज्योग्राफी के नहीं है, ठीक है। एंड नॉट एवरी क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू शो यू ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योग्राफी का ही हो, वो इंटरलिंक्ड भी हो सकता है, दैट आई जस्ट शो यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। सो हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं 2023 के साथ, अपने पेन पेपर को रेडी रखना, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ इट, जस्ट व्हाट डू द ईयर 2023 लिख लो। और अच्छा, प्रीलिम्स में जैसे आपके सेट्स होते हैं, इसमें कोई सेट का सीन नहीं है, ये सबको सेम क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर सेम ही रहेगा, यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ पेपर है। सो you write the year and you write the question number and then against that you just write whatever points I'm going to tell you. I hope that would be fine. चलो, 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है 150 वर्ड से 10 मार्क्स है। नाउ दिस पॉइंट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरी टाइम, इट इज़ ऑन योर स्क्रीन, आप देखते रहना, नहीं तो ये टाइम बढ़ा देगा, ठीक है। मैं जो आपको समझा रही हूँ उस पर फोकस करना। क्वेश्चन कहता है ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। बहुत आराम से, डू नॉट वरी एट दिस पॉइंट दैट यू आर अ बिगिनर एंड यू डोंट नो एनीथिंग इन ज्योग्राफी। बेसिक इंग्लिश हिंदी तो आप समझते हो ना, बेसिक वर्ड्स का मतलब तो समझ रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि यू कैन नॉट ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, ये तो समझ रहे हो ना। क्या कह रहा है, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में रेलवे के इंट्रोडक्शन का इफेक्ट बताओ। कौन सा इफेक्ट, सोशल इफेक्ट और इकोनॉमिक इफेक्ट, इतना तो बेसिक समझ आ रहा है। अभी मान लो हमें आंसर नहीं पता है, वी डोंट नो द आंसर येट, बट ये क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, ये तो हमको पता है ना, ये तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलो अब सुनो जो मैं बोल रही हूँ। Many people will tell that this is a part of your history, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है। Many people might tell you this, many people might tell you this क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन से भी somehow रिलेटेड है, तो उसमें सोसाइटी का भी एंगल है। Many people will tell you कि नहीं ये ज्योग्राफी में है क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ क्वेश्चन। इसको आप, ऑल्दो यूपीएससी ने कुछ सोच के डाला होगा, बट आप इसको एक इंटरलिंकेज पर्सपेक्टिव से देखोगे, ठीक है। हाउ? When we say about railways, it is a segment of transport. इतना तो सबको समझ आता है। If you don't know the syllabus, still आपको समझ में आता है। Now, if you remember, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो देखा होगा, तो जहाँ पे मैंने आपके साथ सिलेबस को डिस्कस किया था, I'll just show you, जहाँ मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, I told you about the economic human geography and I told you about the transport communication. इसीलिए सिलेबस का बाइफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, सिलेबस बाइफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द PYQs, नॉट जंपिंग ऑन द टॉपिक डायरेक्टली, ठीक है। और मैं अपने कोर्स में तो वैसा कोई भी नॉर्मल चीज़ नहीं करूँगी जो बाकी सब कर रहे हैं। इट हैज़ टू बी डिफरेंट, इट हैज़ टू बी यूनिक, अदरवाइज वाई विल यू पे मी, वाई विल यू कम टू मी टू स्टडी? इफ़ यू आर कमिंग टू मी, आई नीड टू गिव यू समथिंग एक्सेप्शनल, समथिंग डिफरेंट, एंड ट्रस्ट मी, समथिंग वर्दी ऑफ योर टाइम। चलो, तो ट्रांसपोर्ट में से है, हमको ये तो समझ आ गया। अब एक चीज़ सोचो, जस्ट सोचो, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द लोड ऑफ इट। अब एक चीज सोचो, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, दीज थिंग्स विच आर कमिंग इन द ज्योग्राफी पार्ट ऑफ इट, इज इट नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज? मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेट्स से आई एम बाइंग अ टिकट, आई एम ट्रैवलिंग थ्रू, यू नीड अ टिकट टू ट्रैवल, ठीक है, बस हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, कहीं पर भी टिकट ले रहे हो ना, टिकट ले रहे हो तो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो रही है, पैसा जनरेट हो रहा है, जनरेट इन द सेंस पैसे की बात हो रही है, इकोनॉमिक सेंस में बात हो रही है। दैट इज़ वन इकोनॉमिक चीज़ विच यू आर एसोसिएटिंग विथ इट।
इवन इफ दिस वॉज नॉट रिटन, कैन वी जस्ट अप्लाई आवर माइंड एंड अंडरस्टैंड दिस मच? ठीक है, सोशल एक बेसिक चीज़ हमें समझ में आ रही है, इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग पीपल, बिकॉज सामान तो ट्रैवल हो ही रहा है, सामान भी ट्रांसपोर्ट होता है ना रेलवेज के साथ, बट लोग भी तो जा रहे हैं. बेसिक थिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, नाउ दैट्स अ पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी ऑल्सो, बिकॉज ट्रांसपोर्ट हमारा एक टॉपिक है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज अगेन ट्रांसपोर्ट हमारा एक टॉपिक है, एंड दैट इज वाई इट कम्स अंडर द पोर्शन ऑफ योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी विच इज इंटरलिंक्ड. तो एक तो आपको वो समझ आ रहा है, हाउ डू यू ब्रिंग हिस्ट्री एंड सोसाइटी इनटू दिस. ठीक है, तो उसमें जो ज्योग्राफी का एंगल होगा वो तो हम डालेंगे. अभी तो हमको आंसर लिखना नहीं है ना, हमको तो समझना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एंड हाउ आर वी एसोसिएटिंग इट विद द सिलेबस. इसको लिखते जाना जो जो मैं बोल रही हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं. दिस विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द आंसर राइटिंग ऑफ द PYQs. अब समझ रहे हो, हम मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं इस क्लास में. अब एक चीज़ को सोचो, हमने बात कर ली रेलवेज को लेके, वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेलवेज, वी हैव टॉक्ड अबाउट द ज्योग्राफी एंड द इकोनॉमी पार्ट ऑफ इट. हिस्ट्री को कहाँ से ला सकते हैं, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स. तो रेलवे एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे. तो इंट्रोडक्शन किसी चीज़ का हो रहा है तो ऑफकोर्स वो हिस्ट्री की बात कर रहा है ना, बिकॉज रेलवे हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड 1 or 2 years अर्लियर. तो करंट अफेयर्स तो है नहीं है. इफेक्ट जो है उसमें करंट जरूर आएगा कि पुराने समय से लेके, लाइक सिंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट ऑल चेंजेस इट कुड हैव शोन. ठीक है, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स बेसिकली इंक्लूडिंग द प्रेजेंट. सो दैट वुड इंक्लूड योर करंट अफेयर्स पार्ट. लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज को हम बात करेंगे डिफरेंट कंट्रीज को लेके, तो उसका तो अपना हिस्ट्री होगा ना. इंडिया में पहला रेलवे कहाँ चला था ना, दैट्स अ फैक्ट दैट यू शुड नो फॉर प्रीलिम्स. कौन से ईयर में चला था, विच 2 स्टेशंस के बीच चला था, प्लीज फाइंड दिस आउट. इस तरह से प्रीलिम्स के नोट्स आपके हमेशा से एवर सीरीज में मेक होते रहते हैं. डोंट थिंक कि आप एक समय आएगा फरवरी का, जनवरी का या मार्च का जब प्रीलिम्स की पढ़ाई अलग से करने बैठोगे. इट हैज़ टू बी एन इंटर लिंक्ड अप्रोच. आई रिपीट एंड आई विल कीप रिपीटिंग दिस थ्रू आउट माई होल कोर्स. ठीक है, अब आगे सुनो. तो हमने एक चीज़ को समझा कि हिस्ट्री भी है भाई, और ऊपर से वर्ल्ड हिस्ट्री है, मतलब वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स भी लाने हैं इंक्लूडिंग इंडिया, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो वी नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट द इंट्रोडक्शन. इवन इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑफ हिस्ट्री, अ लिटिल मेंशन हैज़ टू बी डन. सो हिस्ट्री का मेंशन, ज्योग्राफी का मेंशन, इकोनॉमी का मेंशन, बेसिक्स हमें समझ आ रहे हैं. अब सोशियो इफेक्ट पूछ रहा है तो सोसाइटी का मेंशन तो वैसे भी होना है, पीपल का, पॉपुलेशन एट्सेट्रा. बट ऑल्सो ये ग्लोबलाइजेशन में क्या हेल्प नहीं करता है, मतलब एक, अब उसके लिए ऑफकोर्स यू विल हैव टू स्टडी द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जब आप पढ़ोगे मैं एक बेसिक सेंस में समझा दूँ. सो यू नो व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ पीपल, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेडिंग एट्सेट्रा, दैट ऑल आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो ये भी तो हेल्प कर रहा है ना एक जगह से दूसरे जगह जाने में. तो बहुत सी चीज़ें साथ में इम्पैक्ट हो रही हैं. So do you see how this question cannot just be categorized into one particular subject but in interlinkages? By chance पहला ही question discussion में ऐसा निकल आया. Not every question will be like that, but many will be like that. ठीक है, अब देखो, तो आपने इसको सिलेबस से ट्रेस कर लिया. अगर सिर्फ ज्योग्राफी के सिलेबस से ट्रेस करेंगे तो दिस कम्स अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट. आई होप दैट इज क्लियर. एक और क्वेश्चन देखो, discuss the consequences of climate change. I've highlighted the keywords, that is why, because we don't have to answer the question. That is not the whole agenda of doing this exercise. Discuss the consequences of climate change on the food security in tropical country. अब समझो, आप बिगनर हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, पर जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो. बेसिक इंग्लिश तो समझ आ रही है. यू नो द मीनिंग ऑफ डिस्कस, यू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, रिजल्ट. ठीक है, इम्पैक्ट. यू नो द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज. बेसिक तो समझ आ रहा है ना कि गर्मी हो रही है, हम ज़्यादा गर्मी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, हम बोलते हैं ना अरे AC मत चलाओ, उससे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है. बेसिक समझते हो क्लाइमेट चेंज. तो एक और चीज़ समझ लो, दिस इज ओवरलैपिंग विद एनवायरनमेंट विच इज़ GS3 सिलेबस. ये बेसिक सा चीज़ है जो समझ आ रहा है. ऑन द फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एक क्लियर कट टॉपिक मेंशन है. आज सिलेबस खोल के देखना. I can actually show you these topics also in different subjects syllabus. But the reason I'm not doing is कि everything if it is given to you, अगर आपको spoon feed कर दिया जाएगा, you will not put in effort, you will just sit ऐसे आराम से बैठ के आप मेरी बात सुन रहे होगे. I need to give you that activeness कि पेन पेपर उठाओ, लिखो साथ में बैठ के.
ठीक है, आपको साथ अभी इसके साथ वट एवर आई हैव सेड यू शुड हैव रिटन इन योर नोट्स, ठीक है, आपको लिखना चाहिए और आपका ब्रेन तभी एक्टिव होएगा. इट्स नॉट पॉपकॉर्न खा के कहानी तो सुना नहीं रही हूँ मैं. सेकेंड थिंग, वेन यू विल ओपन द सिलेबस योर सेल्फ यू विल ट्राई टू फाइंड ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है. अब Ctrl+F करके सर्च मत करना PDF में, और अगर हार्ड कॉपी है तब तो वैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा. रीड इट लाइन बाय लाइन बिकॉज देन यू विल ऑल्सो रीड द पॉइंटर्स जो सिलेबस के ऊपर और नीचे लिखा हुआ हो. ठीक है, आपको तब भी समझ में आएगा. तो फूड सिक्योरिटी देखोगे कि GS3 में टॉपिक में मेंशन है. ठीक है, अभी क्या होता है छोड़ो, फॉरगेट अबाउट इट, बट वहाँ मेंशन है. सो वो वहाँ मेंशन है GS3 में. क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो इन्वायरमेंट GS3, तो इंटरलिंकेज तो डायरेक्ट दिख रहा है. बट दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन GS1, तो हमें ज्योग्राफी तो एंगल लाना है, समझ रहे हो, इंटरलिंकेज भी लाना है, बट ज्योग्राफी का मेजर पॉइंट भी लिखना है. अभी सेम क्वेश्चन अगर GS3 में होता तो हम दूसरे तरीके से लिखते, थोड़ा सा एलिमेंट चेंज हो जाता. एंड देन दे आर आस्किंग इन ट्रॉपिकल कंट्री. नाउ दिस इज क्लियर कट अबाउट द क्लाइमेटिक जोन्स. ठीक है, अगेन क्लाइमेटिक जोन्स जो है आपका ज्योग्राफी में विद इन क्लाइमेटोलॉजी विल स्टडी द क्लाइमेटिक जोन्स. ठीक है, डिफरेंट कहाँ कहाँ कंट्रीज में कैसे क्लाइमेट होते हैं. अब ट्रॉपिकल वर्ड का क्या मतलब है दैट यू विल अंडरस्टैंड जब हम ज्योग्राफी के बेसिक्स करेंगे. ठीक है, बिल्कुल इनिशियल जब हम बेसिक शुरू करेंगे यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स लाइक ट्रॉपिकल, टेम्परेट. ठीक है, फ्रिजिड जोन क्या होता है, पोलर जोन क्या होता है, वो सब आप समझोगे. लेकिन अभी के लिए ये समझो कि ज्योग्राफी को हम कैसे दूसरे भी टॉपिक से लिंक कर रहे हैं. ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. वाई इज द वर्ल्ड टुडे confronted with a crisis of availability of and access to fresh water resources. देख के घबराना नहीं है क्या पूछा, थोड़ा शांत हिसाब से. Although if you just read Hindi part of it, it becomes clear. But even if you don't understand it, just try and break it apart. समझो, क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, फ्रेश वाटर रिसोर्स. ठीक है, अभी पहले सिलेबस पे आते हैं. ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल. अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था द क्लाइमेटिक जोन, द ट्रॉपिकल वाला, वो इसके अंडर में आ जाएगा. सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में भी क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कम्स अंडर चेंजेस इन ज्योग्राफिकल फीचर्स, है ना, फ्लोरा फौना, इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस. देखो ये इन्वायरमेंट की ही बात कर रहा है. water body, ice caps, flora, fauna. It is basically relating indirectly to the climate change part of it. तो वो यहाँ से भी associated है, मतलब बहुत जगह से चीज़ें interlinked होती हैं. ठीक है, but let us come to the pointers जो कि एकदम clearly mention है. Like the latest question that I just shown you, ये जो मैंने अभी दिखाया, fresh water resource. ठीक है, अब water क्या है, fresh water. चलो किस किस तरह का water होगा, forget about it, हम बाद में पढ़ेंगे. पर ये तो समझ आ रहा है ना, वाटर एज अ रिसोर्स. पानी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है. पानी हम बना तो नहीं रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं नेचुरली अवेलेबल है, इतना तो समझ रहे हो. अभी उस पर मत जाना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे, हम जो बात कर रहे हैं उसको समझना. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड. द नेचुरल रिसोर्सेज इज अ सिलेबस, इज इन योर सिलेबस बेसिकली. तो आपको समझ आ रहा है. एंड उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि विद इन रिसोर्सेज सो मेनी थिंग्स विल कम. Natural vegetation, wildlife, water, mineral, soil, other things also. बहुत सारे energy resources, बहुत कुछ आ जाएगा within natural resource. ठीक है, तो हम समझ रहे हैं वाटर वाला पार्ट तो वहाँ से आ रहा है. Now see the question कि वर्ल्ड में आज क्राइसिस क्यों है. You know why is there वाटर अवेलेबिलिटी क्राइसिस एंड ऑल्सो एक्सेस की भी क्राइसिस क्यों है. अवेलेबिलिटी भी नहीं है, कम है, और एक्सेस, दोनों पार्ट को एड्रेस करना है. तो वो तो एक अलग हिस्सा है कि जब आप व्हेन यू स्टडी अबाउट द वाटर पार्ट ऑफ इट यू डू इट लाइक ऑल द एंगल्स ऑफ इट. ठीक है, वाटर को हम किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को आप हार्वेस्टिंग वगैरह के बारे में पढ़ोगे, केस स्टडीज़ को यूज़ करना होगा, लोकल एग्जाम्पल्स देने होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. तो द पॉइंट हियर इज़ नॉट कि अभी हम आंसर लिख कैसे रहें. द पॉइंट इज़ कि वी आर मैपिंग इट विद द सिलेबस दैट इट इज़ अबाउट द नेचुरल रिसोर्स पार्ट ऑफ इट विच हैव जस्ट शोन इट इज़ इन द पेपर. ठीक है, लेकिन इसमें भी ऑफकोर्स आप बहुत सारे अदर एंगल दे सकते हो. जैसे सबसे पहले तो आप क्लाइमेट चेंज का एंगल इंक्लूड कर सकते हो कि उसका असर वाटर पे कैसे पड़ रहा है, उसमें नेचर का क्या अगर कोई रोल है तो बताओ, और ह्यूमंस का रोल क्या है वो बताना है. दोनों चीज़ें, यू नो, बोथ द थिंग्स यू कैन लाइक ट्राई एंड आंसर, द ह्यूमन रोल ऑफ इट एंड द नेचर्स रोल ऑफ इट. सो यू विल अंडरस्टैंड that this is more inclined towards the geography. The first two questions as we saw were more towards the interlinkages part of it. ठीक है, next, how are the fjords formed?
ठीक है, एंड वाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस्क्यूज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पे एक फीचर, अभी इफ़ यू हैव नॉट डन, एंड दिस वॉज अ टफ थिंग, अभी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है. बट व्हेन यू विल स्टडी द सिलेबस आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, सोसाइटी का है, क्या है, यू नो वट एवर अबाउट इट, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. लेकिन अभी के लिए आप ये समझो, एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ. दिस इज़ द मोस्ट सिंपल थिंग दैट यू कैन डू विदाउट टेकिंग एनी ट्रबल कि मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, यू नो पैनिक स्टेट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत आराम से एक चीज़ को समझ सकते हो. ध्यान से सुनना. अभी हमें ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेट अस सी वी आर बिगनर्स एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दिस इज लिटिल टेक्निकल इन द सेंस दैट द वर्ड हैज़ अ टेक्निकल सिग्निफिकेंस. एक उसका स्पेसिफिक मीनिंग है. ये जनरल वर्ड नहीं है लाइक यू नो वाटर और क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी इज नॉट एज जनरल एज इट इज़, विच इज़ ओके. अब आपको क्या करना है, आपके पास इंटरनेट का सहारा है ना, वेब सर्च का सहारा है. वेब सर्च पे इस वर्ड को सर्च करो और सर्च करने के बाद आफ्टर जस्ट यू सर्च दिस वर्ड एंड देन आप खुद से क्वेश्चन करो. यू क्वेश्चन योर सेल्फ, डोंट यू अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ हिस्ट्री क्वेश्चन और ज्योग्राफी क्वेश्चन और सोसाइटी क्वेश्चन. तीन ही चीज़ है GS1 में, तो उसमें से किसी का तो रिलेशन होना होगा. आप खुद समझ जाओगे. सो फॉर यू नो नॉट एवरीथिंग यू नीड टू पैनिक अबाउट. अभी हमें सिलेबस नहीं पता है तो हमको PYQs कैसे समझ में आएगा. आएगा, एफर्ट तो करो, थोड़ा सा एफर्ट तो कर सकते हैं ना. पूरा आंसर थोड़ी लिखना है, वी डोंट हैव टू राइट द आंसर. सो वी नोट नीड टू नो द कंटेंट, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इसको कहाँ फिगर आउट करेंगे. एंड वंस यू विल गूगल दैट वर्ड, इसको जब सर्च करोगे सो यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि इसको सिलेबस के कौन से हिस्से में डालेंगे. वैसे भी आप अभी समझो इट इज़ टॉकिंग अबाउट सर्टन फॉर्मेशन, तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम फीचर्स, है ना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, बाकी तो व्हेन विल डू द टॉपिक, अगर हमारे पास कंटेंट है तो इस आंसर को लिखने में कुछ टफ नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा. अच्छा, एक और चीज़, वन थिंग आई विल ऑल्सो टेल यू, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज यू आर रीडिंग यू विल फील कि इट इज़ ऑफ द स्टैटिक नेचर. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑल्सो हैव अ करंट अफेयर्स बैकग्राउंड, तो ये भी कर सकते हो. वन एक्सरसाइज इज ऑल्सो कि मान लो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जैसे पढ़ रहे हो, मान लो रेलवेज को लेके क्वेश्चन है, तो यू नो इनके कीवर्ड्स को, द कीवर्ड्स ऑफ इट, जस्ट सर्च लिटिल बिट एंड राइट UPSC और राइट इन न्यूज़. मतलब यहाँ से कीवर्ड्स उठा के सर्च बार में डालो एंड देन the next to it you just write UPSC or in news. ठीक है, so past you know few years में if any article has been related to it would appear and you would see the source of that article कि कौन सा, मान लो न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, कोई अच्छी जगह से लिया गया है. and then you'll also understand कि was it just a static question or normal question out of the syllabus or it had a current affairs background to it. and for that you do not need to finish the syllabus first. समझ रहे हो, ये मैपिंग एक्सरसाइज आप बिना सिलेबस के भी पहले कर सकते हो. यू कैन डू दैट पैरेलली. सिलेबस चलता रहेगा, जब हम अभी टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स के बाद तो वो तो चलता रहेगा. बट यू नीड टू फिगर दिस स्मॉलर थिंग्स आउट सो दैट यू आर वेरी क्लियर कि ओके, नाउ दैट इफ आई एम रीडिंग समथिंग इन द न्यूज़ पेपर इट विल क्लियरली यू नो, और एनी ऑनलाइन आर्टिकल फ्रॉम अ स्पेसिफिक गुड सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स. फिर बोलोगे मैम सोर्स बताओ, कोई फिक्स सोर्स नहीं होता है. तो ऐसे ही सोर्सेस पता लगते हैं जब हम एक पैटर्न देखते हैं कि UPSC क्या कुछ फिक्स सोर्सेज से क्वेश्चन पूछ रही है. एंड हाउ डू यू नो दैट? बाय सर्चिंग अबाउट इट. समझ रहे हो, डोंट रिलाई ऑन द रेडीमेड थिंग्स कि कोई कर आके दे देगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है. बिकॉज देन इट्स जस्ट अनदर बुक और द जेरोक्सेस और एनी और योर नोटबुक विच इज जस्ट केप्ट लाइक दैट. तो ये एक्सरसाइज खुद से करोगे ना तो फील आएगी और आपको आपका इसमें इंटरेस्ट आएगा एंड यू विल बी सिटिंग एंड यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विथ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why is the southwest monsoon called as पुरवैया और ईस्टर्ली इन भोजपुर रीजन? ठीक है, अब एक चीज़ समझो, मॉनसून वर्ड तो यार हम सबको पता है. इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज साउथ वेस्ट मॉनसून बट यू नो व्हाट इज मॉनसून, यू अंडरस्टैंड द बेसिक डायरेक्शन साउथ वेस्ट. ये तो बचपन की चीज़ें, ये तो आनी चाहिए. साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, चलो पुरवैया अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, नहीं भी सुनेगा. पूर्व इज फॉर ईस्ट, तो विंड का नाम उस तरीके से रखा जाता है इस वजह से. बट इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट मच, एटलीस्ट साउथ वेस्ट अलग एंड मॉनसून अलग आप समझते हो. ठीक है, देन क्वेश्चन कह रहा है हाउ हैज़ दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल एथॉस ऑफ द रीजन. साफ साफ समझो क्या पूछ रहा है. फर्स्टली द क्वेश्चन इज जस्ट ऑफ 10 मार्क्स बट आस्किंग सो मेनी थिंग्स. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून को पुरवैया क्यों कहते हैं, वो भी भोजपुर रीजन में. तो जब रीजन यूज हो जा रहा है विच मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन. दैट इज क्लियर. द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टिल हैज 2 parts of it because you need to address about the wind system also which is a part of your geography.
समझ रहे हो? एंड यू हैव टू इंटरलिंक इट विद द कल्चरल एस्पेक्ट इज वेल. तो दिख रहा है फिर से इंटरलिंकेज. द की वर्ड हियर इज द विंड सिस्टम. कीवर्ड इज नॉट इवन मॉनसून, द कीवर्ड इज विंड सिस्टम. सीजनल विंड सिस्टम, उसमें एक एग्जाम्पल मॉनसून है. तो जब डिटेल में पढ़ोगे तो समझोगे कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग. लेकिन आर यू एबल टू फिगर आउट द बेसिक्स ऑफ इट? जो एक पॉइंटर्स हमें नोट डाउन करने, वो समझ आ रही है वट एवर आई एम टेलिंग? सो प्लीज़ रीच आउट टू मी विथ योर फीडबैक्स इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट आई एम टेलिंग. ठीक है, अभी कुछ हमने ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन नंबर 3 to 7, in which some people will categorize some question into history, some into society. But I am showing you the interlinkages part of it, because at the end of the day आपको GS1 में ऊपर you don't have to write the heading whether it is a history question or a geography question or a society question. आपको वो तो डालना ही नहीं है ना, आपको तो शांति से क्वेश्चन का आंसर लिखना है. तो समझ रहे हो, और आपको दिख भी रहे कि मेजर एस्पेक्ट क्या कवर हो रहा है, बाकी टॉपिक्स कैसे कवर हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन हैं. चलो और बढ़ते हैं. अब इधर देखो दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री के भी हैं, सोसाइटी के भी हैं, तो हम उन पे नहीं जाएंगे, हम ज्योग्राफी पे आते हैं. एक और क्वेश्चन है 14 नंबर, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. तोड़ के पढ़ेंगे. रिसोर्स पोटेंशियल, अभी हमने जस्ट देखा था दैट सिलेबस हैज़ अ पार्ट अबाउट द रिसोर्स. आई हैव जस्ट शोन यू. इफ़ यू हैव बीन लिसनिंग टू मी केयरफुली एंड इफ़ यू आर अटेंटिव इनफ, यू वुड हैव नोटिस दिस पॉइंट. ठीक है, फिर कहता है रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेट ऑफ नेचुरल हजार्ड. अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट इज अबाउट द रिसोर्स पॉइंट ऑफ इट विच इज़ इन द सिलेबस. द सेकेंड इज अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. अभी वापस आते हैं जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था, जो मैंने आपको ये सिलेबस का ब्रेक डाउन दिखाया था. सो आई टोल्ड यू नो विद इन जियोमॉर्फोलॉजी हम बहुत कुछ करेंगे एंड देन विद इन इंडिया हम बहुत कुछ करेंगे एंड वन वुड बी द फिजियोग्राफी ऑफ इट. तो फिजियोग्राफी में व्हाट डिड आई टेल यू, माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेन्स पढ़ेंगे, डेजर्ट्स पढ़ेंगे, प्लेट्यूज पढ़ेंगे, है ना, घाट्स पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे. समझ रहे हो? फिजियोग्राफी मतलब फिजिकल फीचर्स इंडिया के क्या क्या हैं स्पेसिफिक हमारा. अब उसी सेंस में समझ लो ना कि जब वो फिजियोग्राफी बोल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्ग कोस्ट लाइन, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द कोस्टल फीचर. तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट ज्योग्राफी वाला पार्ट. नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट हाईलाइट द स्टेटस ऑफ द नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज. नो, नेचुरल हजार्ड इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर डिजास्टर मैनेजमेंट विच इज योर सिलेबस ऑफ GS3 टेक्निकली. लेकिन देखो इंटरलिंकेज है, क्योंकि अब क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं. इट्स नॉट इवन कि somebody is asking you कि you know apply your mind and then write about the hazard. No, they're asking you the question on hazard, but still they are categorizing it in GS1 क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. रिसोर्सेज कमिंग अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कोस्टलाइन फिजियोग्राफी, ठीक है, फिजिकल फीचर्स में इट इज कमिंग. तो ज्योग्राफी हो गया लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक्ड है. अब अगर आपको ध्यान हो एक और चीज, just showing you that, just a moment. Okay, ये जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें there was a slide that what all is covered in this course. I already told you many overlapping portions would also help in disaster management and environment and ecology. And of course इकोनॉमी मैंने इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज इकोनॉमिक ज्योग्राफी को तो मैंने अलग से ऑलरेडी सेग्रीगेट कर दिया है. ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही है कि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, हर चीज़, you know, you are not just supposed to see that in isolation, you need to link it together. Next, identify and discuss the factors responsible. Forget about what they're asking, focus on the keywords. Diversity of natural vegetation in India. I have told you that it comes under resources and of course ये environment का भी हिस्सा है because vegetation and wildlife comes under environment part, ecology part of it also. And ये इसका भी रिसोर्सेज का भी हिस्सा है. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज रिसोर्स ऑल्सो. ठीक है, देन असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द रेन फॉरेस्ट रीजन. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप मोस्टली इन्वायरमेंट में पढ़ लेते हो बिकॉज हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लेते हो, बट रेन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर वेजिटेशन. सो डू यू सी द इंटरलिंकेजेस ऑफ इट एंड दीज आर वेरी नॉर्मल कीवर्ड्स. फॉर दिस यू डू नॉट इवन नीड टू नो योर सिलेबस राइट नाउ. आप नेचुरल वेजिटेशन नहीं समझ रहे हो क्या? नेचर में जो वेजिटेशन आ रहा है, फॉरेस्ट की हम बात कर लेते हैं, श्रब्स, हर्ब्स की बात कर लेते हैं, बेसिक्स, ठीक है, वेरी बेसिक. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, you might not know the technicality, you might not know the difference between the national park and the wildlife sanctuary, okay, but do you not understand it's talking about
चलो सेंचुरी भी एक बार को आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स से यू आर दैट बिगनर, आप सेंचुरी भी नहीं समझ रहे हो, बट वाइल्ड लाइफ तो समझ रहे हो ना, जीव जंतु तो समझ रहे हो ना, वन्य जीव तो समझ रहे हो ना, यू अंडरस्टैंड दिस मच ना. रेन फॉरेस्ट, you don't understand what is rainforest, fine, but you understand what is forest. I hope I'm making myself clear कि it's not even, you know, like आपको जो डरा दिया जाता है ना मार्केट में, unfortunately by most of the people and unfortunately even by the toppers, कि एक सेट पैटर्न है, ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो ही होगा. कौन बोल रहा है भाई? खुद से दिमाग लगाओ, दिखा रही हूँ मैं, आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग इट. चलो आगे बढ़ते हैं. Why did human development fail to keep pace with economic development in India? अभी देखो साफ साफ, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिख रही है. सो यू विल से कि मैम हाउ डू वी नो कि ये वाला पोर्शन ज्योग्राफी में आता था. इसीलिए मैंने बोला कि सिलेबस के ब्रेकडाउन को करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये वाला जो जस्ट आपको जो ये मैंने कराया था ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें हमने पॉपुलेशन, सेटलमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा की बात की थी. सो ह्यूमन, अब इसमें लिखा नहीं हुआ है, आप ज्योग्राफी की जो 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसमें आपको मिल जाएगा वो टॉपिक. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो हमको सिलेबस समझ में आ जाएगा. एंड पॉपुलेशन से तो इट इज़ ऑलरेडी एसोसिएटेड, तो ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का दैट पोर्शन ऑलरेडी इज़ वेरी वेरी क्लियर. एंड सी हाउ क्लियरली दे आर आस्किंग अबाउट दैट सिग्निफिकेंस, दे आर वेरी क्लियरली आस्किंग अबाउट द इंटरलिंकेजेस बिटवीन टू. ठीक है, फ्रॉम बीइंग नेट food importer in the 1960s, India has emerged as a net food exporter to the world. Provide reasons. They have not mentioned the term green revolution anywhere here, but this question is about the green revolution. Green revolution is a topic which is about agriculture, है ना. Food is also about agriculture, right? So otherwise it is also about GS3 because वो portion is in your GS3 syllabus. But अब उन्होंने तो GS1 में पूछा. ठीक है, ऊपर से थोड़ा हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इंक्लूडेड है, बट है तो ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में ही तो हुआ ना ग्रीन रेवोल्यूशन, अब तो वो हिस्ट्री बन गई ना. हिस्ट्री से कैसे आज चीज़ें चेंज हुई हैं. सो फ्रॉम दैट स्टार्टेड टू हाउ यू नो वी हैव रीच्ड द डायनामिक पार्ट ऑफ इट दैट वी हैव बिकम अ नेट फूड एक्सपोर्टर. एंड व्हेन एवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कम्स इनटू पिक्चर, इट इज़ अबाउट ट्रेड. ट्रेड हो रहा है ना, सामान ले रहे हो, दे रहे हो, बेच रहे हो और खरीद रहे हो, तो ट्रेड हो रहा है ना. ट्रेड हो रहा है तो इकोनॉमी का सिलेबस है ना, तो रिलेशन दिख रहा है. ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सब इंटरलिंक्ड है ना. दैट इज़ वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी. एग्रीकल्चर इज इन बोथ द सिलेबस GS1 एंड GS3. ठीक है, आप समझ रहे हो इंटरलिंकेजेस करना कैसे है. अभी तक हमने 2023 के कुछ पेपर्स मतलब क्वेश्चंस को डिस्कस किया. अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो आई जस्ट मूव क्विकली फॉरवर्ड विद आगे के साल के पेपर. सारा तो अभी नहीं हो पाएगा, बट जितना हो पाएगा. बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रीच आउट टू मी थ्रू एनी मीडियम, मैसेजेस एंड एवरीथिंग, जस्ट टू शेयर द फीडबैक सो दैट इवन आई विल सी इफ देयर इज समथिंग टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. क्योंकि ये भी मैं भी कुछ नई चीज़ें आपके साथ कर रही हूँ. दीज आर नॉट द थिंग्स यूजुअली जो इंडस्ट्री में किया जाता है. ठीक है, तो अगर मैं कर रही हूँ तो आई वुड रियली एक्सपेक्ट कि आप भी उस चीज़ को समझो एंड देन यू नो टेल मी कि चीज़ें कैसे हैं. चलो 2022 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. Why was there a sudden spurt in the famines in colonial India since the mid 18th century? Anybody directly seeing it in the first instance would categorize कि भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि मिड 18th सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है, कॉलोनियल इंडिया के बारे में पूछ रहा है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है भी. लेकिन whenever you are, there is a keyword which is associated with geography because it's a geographical feature. ठीक है, क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है, लिखेंगे हिस्ट्री का ही आंसर. लेकिन अगर आपने कहीं पे भी इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में कहीं पे भी फेमीन का थोड़ा सा लिटिल बिट 1 or 2 लाइन जोग्राफिकल एलिमेंट दे दिया, इट्स गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स एज कम्पेयर टू अदर्स. आधा एक नंबर तो एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट एंगल दैट यू वुड बी पुटिंग अक्रॉस. Then the next question is describe the characteristics and types of primary rocks. Very very clear topic जो कि geography में आता है. ठीक है, rocks, minerals etc. We do that and हम geomorphology में उसको cover करते हैं. बहुत simple सा question है because see it is directly asking you question. इसमें कुछ भी nothing that you know you need to apply your brain much कि कहाँ लिखना है, कहाँ interlink है. सीधा सीधा question है, पढ़ो और लिख दिया. And this is something that is usually prepared by the aspirants because it's a part of your syllabus. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, direct question of geography. ठीक है, और देखते हैं.
डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज। ध्यान से समझो क्वेश्चन को बोल क्या रहा है। फर्स्टली इट इज टॉकिंग अबाउट अ साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन क्या है? जोग्राफिकल फिनोमेना। दिस इज रिटन इन द सिलेबस ऑल्सो, हमने देखा भी है। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया भी था, बट वेरी क्विकली शोइंग यू अबाउट इट इज वेल। देखो, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा, है ना, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, और यहाँ पे इन्होंने साइक्लोन की भी बात की हुई है। सो दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो कि हाँ ठीक है, ऑलरेडी दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, तो वो हमको पता है। और समझते हैं। So it is saying meaning of the color coded weather warnings for the cyclone prone areas given by the India Meteorological Department, ठीक है, IMD की बात हो रही है। अब IMD क्या कर रहा है, इतना तो हमें ओके, वी डोंट नो अबाउट द डिपार्टमेंट, वी डोंट नो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, वी डोंट नो व्हाट इज अ फंक्शन एटसेट्रा। ऑल्दो अगर आपने थोड़े भी वेदर प्रेडिक्शंस को लेके कभी न्यूज़ सुना होगा, न्यूज़ पढ़ा होगा, सो यू वुड बी नोइंग अबाउट इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स ऑल्सो, बट इट्स फाइन इफ यू डोंट नो। लेकिन समझो, इतना तो समझ आ रहा है ना, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट ओके दिस IMD इज गिविंग वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज, ठीक है, जहाँ पे साइक्लोन आने के ज़्यादा चांसेस है, उनके लिए वार्निंग दे रहा है, इतना तो समझ आ रहा है। एंड द वार्निंग इज ऑल्सो कलर कोडेड वार्निंग, ये भी समझ आ रहा है, ठीक है। कहते हैं ना डिफरेंट अलर्ट्स आ गया, रेड अलर्ट आ गया, ऑरेंज अलर्ट आ गया, सो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब ये पूछ रहे हैं आपसे मीनिंग। सो इफ समबडी इज जस्ट स्टडिंग ऊपर से, यू नो, जस्ट द टॉप लेयर ऑफ इट, दे जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट ओके साइक्लोन क्या है, थोड़ा बहुत साइक्लोन कैसे आता है, फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, टेम्परेट साइक्लोन क्या है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कुछ करंट अफेयर में नाम साइक्लोन का है, पता लग गया, खत्म। बट नो, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अबाउट द नेम्स ऑफ द साइक्लोन, हाउ दे आर नेम्ड, ठीक है। आपने सुना होगा अलग अलग नाम होते हैं साइक्लोन का, व्हाट दे आर नोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग ओशंस में इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। देन अभी कलर कोडेड वार्निंग को लेके क्वेश्चन है। सो आपको समझना पड़ेगा दैट इफ यू आर स्टडिंग अबाउट अ फीचर, अ साइक्लोन, you will not restrict yourself just to knowing about that particular feature, but every other thing related to it। और वो कैसे समझ आएगा, लाइक इसका तो कोई दायरा नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर इट। सो हाउ डू यू नो टू व्हाट एक्सटेंट यू आर सपोज टू गो, एंड यू नो इट थ्रू सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो और देखते हैं जल्दी से। डिस्कस द नेचुरल, अच्छा तो यहाँ पे भी बिकॉज इट कम्स अंडर लाइक, आप इसको थोड़ा सा इन्वायरमेंट और डिजास्टर सबसे इंटरलिंक कर सकते हो, बट इवन इफ नॉट, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल जहाँ पे आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन समझने, बिकॉज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स विल नॉट डील विद दिस पार्ट ऑफ इट। एक तो कोई स्टैंडर्ड सोर्स ही नहीं है ज्योग्राफी का, बट जो भी आप कहीं से भी रेफर करोगे, इवन NCERT से कोई भी सोर्स, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। सिर्फ साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा बहुत बात वुड बी गिवन, ठीक है। सो ये आपको समझना है कि हाउ डू यू डू दैट इंटरलिंकेज पार्ट ऑफ इट। अब डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द डेक्कन ट्रैप। देख लो, नेचुरल रिसोर्स वाज इन सिलेबस, जस्ट वी सॉ, ठीक है। डेक्कन ट्रैप क्या है ये भी आप समझो जब आप फिजियोग्राफी पढ़ोगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यू नो, जिसमें से एक क्वेश्चन वो कोस्टल वाला भी था। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये भी समझ में आ जाएगा, अब एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे फिर से इंटरलिंकेज हो रहा है बिटवीन द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस, रिसोर्स वाला भी एंड फिजियोग्राफी वाला भी। अभी यू विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर टू इट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज डेक्कन ट्रैप, यू डोंट नो अबाउट द पोटेंशियल्स, इट्स ओके, but when you will do both of it, you will be able to interlink it very very clearly and very very easily, ठीक है। Next, examine the potential of wind energy in India and explain the reasons for their limited spatial spread। अब धीरे धीरे आई थिंक यू आर स्टार्टिंग टू बिकमिंग फेमिलियर। यूजुअली क्या होता है, हम जल्दी से एक बार में क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन वी फील कि यार हम पैनिक करने लगते हैं बिकॉज हमको कुछ नहीं आता है। यू हैव टू टेक इट स्लो इनिशियली। इफ यू आर अ बिगिनर, यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि डे 1 पे आपने सब कुछ सीख लिया, नहीं। डे 1 से कम डे 5 टू डे 7, ठीक है, इनिशियल 5 से 7 दिन जब चीज़ों को इंटरनलाइज करने में, सिंक इन करने में लगाओगे ना, तब जाके आगे की चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अब ये देखो फिर से वो बोल रहे हैं विंड एनर्जी, तो एनर्जी सोर्स, नेचुरल रिसोर्स, वाटर पढ़ा था, ठीक है। अभी एनर्जी पे क्वेश्चन है, तो एनर्जी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, आई टोल्ड यू इनिशियली, तो सीधा सीधा एनर्जी पे क्वेश्चन आ गया। अब विद इन एनर्जी यू विल हैव डिफरेंट टाइप, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो उसमें विंड एनर्जी इज वन ऑफ द क्वेश्चन। बाकी वट एवर व्हेन यू डू द, मतलब देखो लोकेशनल, मतलब लोकेशन पूछ रहा है ना, स्पेशल स्प्रेड, तो ज्योग्राफी में लोकेशन वाला फैक्टर आ जाएगा। सो यू नो व्हेन यू डू दैट पार्ट ऑफ इट, यू ऑलरेडी नो द रीजन टू इट और लेट्स से द आंसर टू इट, बट अभी हमें समझना है कि व्हाट इज द की थिंग हियर, ठीक है। और देखते हैं
अब एक और चीज यहाँ पे देखो, ओके दिस, given the diversities among the tribal communities in India, in which specific context should they be considered as a single category? अब जब वैसे ट्राइब्स में पढ़ते हो आप इसको सोसाइटी में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन ट्राइब्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन, जहाँ हम डेमोग्राफी में बात करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जोग्राफी, ठीक है, ह्यूमन जोग्राफी का वन इंपॉर्टेंट सिलेबस इज टू स्टडी अबाउट द ट्राइब्स. सो अगेन दिस इज इंटरलिंकेज ऑफ योर सोसाइटी एंड योर जोग्राफी, फाइन, दैट इज वन. क्वेश्चन डाइवर्सिटीज को लेके बोल रहे हैं तो वो इट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ सोशल क्वेश्चन ऑफ इट, बिकॉज सोसाइटी में आपका सिलेबस है, बट it is because it is overlapping with the geography part of it also, so you should mention at least even 1 to 2 line with respect to which shows that okay the geography angle is also, the human geography angle is also mentioned, otherwise you will more or less do it in the society part of it. लेकिन interlinkage आपको इस question से दिख जाएगा. और देखते हैं what are the forces that influence the ocean currents. Now very clear question, this comes under the part of oceanography. अब oceanography क्या है, because again I am considering द बिगनर्स ईयर, तो हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट आई विल कीप रेफरिंग टू दिस स्लाइड अगेन एंड अगेन. तो देखो विद इन द फिजिकल ज्योग्राफी यू हैव अ क्लाइमेटोलॉजी, जिसपे हमने जैसे आप जब साइक्लोन वगैरह भी पढ़ोगे ना तो वो इसके अंडर में भी आ जाएगा, ठीक है. देन और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने देखा ना वो रॉक्स, मिनरल्स, जोग्राफिकल फीचर्स, उसमें पढ़ेंगे. विद इन ओशनोग्राफी जब पढ़ेंगे तो हम ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. सो वी स्टडी अबाउट द ओशन करेंट्स एंड फ्रॉम देयर यू गेट टू नो अबाउट इट. चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था. फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस, सो व्हेन यू विल प्रिपेयर दैट टॉपिक हम समझ जाएंगे, हम आंसर कर लेंगे. अगेन डिस्क्राइब देयर रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. नाउ इंडस्ट्री इज ऑल्सो अगेन द क्वेश्चन, बिकॉज अभी सिलेबस में आपको मैंने दिखाया था, अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो कि सिलेबस याद कर लो. आप यहाँ पे देखो कि हमने इंडस्ट्रीज की बात की है, डायरेक्टली इन द सिलेबस इट इज रिटन. Factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world. तो इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, कौन से होते हैं, प्राइमरी में कौन सा, सेकेंडरी में, टर्शियरी में कौन सा, देन उससे रिलेटेड पॉइंटर्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है. सो यहाँ से ऑल्सो दिस फैक्टर यू आर अंडरस्टैंडिंग. अब क्या है, चलो क्वेश्चन पे पहले आते हैं. सो फिशिंग इंडस्ट्री, so when you acha industry again is a part of your economy, that is why this section is about the economic geography, ठीक है. तो when you study about the industries in general in economics, the basics of it, or in geography the basics of it, you understand about what is primary, secondary and tertiary. so वहाँ पर आप आसानी से फिशिंग इंडस्ट्री का जो सेगमेंट है उसको क्लासीफाई कर सकते हो. क्लासीफाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू इंटरलिंक इट विथ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों आपस में गिवन है. तो आपको फिर से दिख रहा है ओशनोग्राफी भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है. समझ आ रही है बात. डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. अगेन रबर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर में आ रहा है ना रबर का प्लांट, नेचुरल रिसोर्स है. रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है. तो हमने रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड की बात की थी. दिखाती हूँ दोबारा से, थोड़ा सा इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू यू नो कीप स्विचिंग टू द सिलेबस पार्ट ऑफ इट अगेन, बट आई थिंक फर्स्ट लेसन है तो इट इज़ ओके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आ गया रबड़ का डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, आ गया क्वेश्चन का हिस्सा समझ में. सिलेबस से बाहर वो नहीं पूछ रहे हैं, इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंकेजेस, ठीक है, जिसको मैं सिलेबस मैपिंग बोलती हूँ. सो डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इशूज फेस्ड बाय देम, ठीक है. हमको मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेट करना है. सो अगेन यू आर सीइंग दैट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है डायरेक्टली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसोर्स बट एसोसिएटिंग इट विद द एनवायरमेंट पार्ट ऑफ इट. नाउ मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड isthmus in the international trade. Again economic geography, I don't think I need to switch that part again. I have explained it a number of times. And transport, communication, trade and everything comes under the economic geography part of it. Now, straits and isthmus क्या होते हैं? तो जब आप पढ़ोगे अगेन, जब आप जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ोगे तो आप जल संधि और स्थल संधि यानी स्ट्रेट्स एंड isthmus दोनों का मीनिंग करोगे कि कौन लैंड के दो हिस्सों को जोड़ रहा है, कौन वाटर बॉडीज़ को अलग कर रहा है, कौन वाटर बॉडीज़ जोड़ रहा है, कौन लैंड बॉडी अलग कर रहा है, वो सब आप पढ़ लोगे, ठीक है. नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन फिर भी अभी के लिए इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, इट्स फाइन.
ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो यू आर गोइंग टू नो दीज आर द जोग्राफिकल फीचर्स एंड दिस इज द इकोनॉमिक जोग्राफी पार्ट ऑफ इट. सो फिर से दो पार्ट्स को इंटरलिंक करा. Troposphere is a very significant atmospheric layer which determines weather processes how. Again, very clearly given in the atmosphere chapter, the different layers, और उसके अंदर कहाँ क्लाइमेटोलॉजी में. ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया सिलेबस में है. नाउ एटमॉस्फेयर हैज़ डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है नहीं होता हम बात करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी आपको. तो एटमॉस्फेयर हैज़ डिफरेंट लेयर्स. उसमें जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है. ठीक है, और लेयर्स आते हैं. अभी क्या है, जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, नाउ इफ़ ऑन वन हैंड दे आर आस्किंग यू द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एज एन एटमॉस्फेरिक लेयर, any other year they can ask you the significance of stratosphere, significance of mesosphere, significance of exosphere, thermosphere, different layers को लेके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो दिस ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ कैन वी प्रिडिक्ट फ्यूचर क्वेश्चन. तो इसको अगर हम लिखने बैठेंगे तो हम उसके साथ दूसरे और भी क्वेश्चंस को साथ में टैकल कर लेंगे. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 2022 का पेपर. Now I had thought that within 1 hour I'll try to finish 3 to 4 years, but because it was the first lecture and I had to keep switching, I think it took me extra time, but I hope that's justified because I've given it enough time to discuss it in detail. So 2021 onwards I'll take in another video because first lecture को I don't want to make it that long कि आपको फिर समझ आने में मुश्किल हो जाए, because I know if you're a beginner थोड़ा सा initially चीज़ों को समझना टाइम लगता है. सो आई होप इन 2 सालों के जितने क्वेश्चंस हमने करे, आई थिंक मोर देन 15 क्वेश्चंस तो वी हैव सीन, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर वी हैव सीन, एंड इट विल बी गिविंग यू द आइडिया फर्स्टली अबाउट द टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड, हाउ डू वी मैप इट विद द सिलेबस, हाउ डू वी लिंक इट विद द डिफरेंट अदर GS पेपर्स एंड उनके सिलेबस से कैसे लिंक करेंगे. एंड ऑल्सो आप एक चीज़ और समझ लोगे कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस, जैसे अभी ये एटमॉस्फेरिक लेयर वाला क्वेश्चन था, है ना, उसके फ्यूचर प्रेडिक्शंस. ठीक है, उसके अलावा मान लो कि जैसे अब ये रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री बोल रहे हैं, तो मान लो वो आपसे कुछ भी पूछ ले टी प्रोड्यूसिंग कंट्री को लेकर के, ठीक है, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री को लेकर के, एटसेट्रा, एनीथिंग कैन बी देयर. सो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू ट्राई एंड मैप थिंग्स इन आवर माइंड कि ओके वी नीड टू प्रिपेयर इट दैट वे. तो इससे एसोसिएट करके हम और भी चीज़ों को अपना पॉइंट डाउन करके वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो फॉर दिस लेक्चर आई थिंक आई विल कीप इट टिल हियर. 2023 एंड 2022 काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस करा, और ये एक्सरसाइज आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी ऑफ माई लेक्चर्स एंड एनी ऑफ माई वीडियोज़, एंड मे बी आई विल ट्राई टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द GS सिलेबस, ट्रेसिंग पार्ट ऑफ इट, जो मैंने सोचा हुआ था यूट्यूब के लिए. तो आई कैन यूज़ दिस लेक्चर देयर एज वेल, दैट वुड बी प्रोबेबली अ गुड आइडिया. एंड देन यूट्यूब पे तो और भी सब्जेक्ट्स के हम ट्रेसिंग को कंटिन्यू कर लेंगे, बट इन द जोग्राफी कोर्स विल रिस्ट्रिक्ट टू द जोग्राफी सिलेबस ऑफ इट. ठीक है, प्लीज़ रीच आउट टू मी, दोज आर द वंस हु आर एनरोल्ड इन द कोर्स. और कोर्स आज से ही शुरू भी हो रहा है, तो आई थिंक ये फर्स्ट लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा. तो आप जो भी इनरोल्ड हो प्लीज़ मुझे रीच आउट करो फीडबैक के लिए. अगर आप इसको आउटसाइड ऑफ माई कोर्स देख रहे हो तो भी जस्ट लेट मी नो द फीडबैक so that I can improve on my further lectures. See you guys in the next video. Take care till then. Bye bye. Please keep noting the other things that you have learned and revise it. Remember the syllabus. Before coming to the next lecture, just one homework. Revise whatever we have done here, but more importantly, just remember the syllabus. और कुछ भी मत करो, बस कम से कम syllabus याद करके आ जाओ. ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.